अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसी। मार्केट के सेंटिमेंट्स कुछ आज हम कह सकते हैं स्टार्टिंग ऑफ द डे पॉजिटिव जस्ट प्रिवेल करते हुए दिखाई दिए, लेकिन उसके बाद फाइनली मार्केट के अंदर दोबारा पैनिक प्रिवेल हुआ और मार्केट के अंदर 900 अबव पॉइंट्स का डिक्लाइन देखा गया, यानी कि 44,300 के लेवल पर मार्केट ट्रेड करती हुई दिखाई दी। 44,000 जो कल के दिन हम देखा था कि 44,000 का लेवल 45,000 के लेवल के अंदर जो है वो आता हुआ दिखाई दिया था, यानी कि वो साइकोलॉजिकल बैरियर दोबारा जो हमने लूज किया था, अचीव किया था, आज फिर लूज किया और 44,500 साइकोलॉजिकल बैरियर भी लूज किया और फाइनली आज हम 44,300 के करीब करीब में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट मींस कि एक दिन के अंदर एक ब्लड बाथ देखती हुई मार्केट आज के दिन दिखाई दी है। कॉशियस स्टैंस है, इन्वेस्टर्स दोबारा पैनिक पे जा रहे हैं। न्यूज़ काफ़ी हद तक पॉजिटिव आ रही थी और जो इंडिकेटर्स हैं वो यही इंडिकेट कर रहे थे कि मार्केट के अंदर अगर पैनिक ना हो तो पॉजिटिविटी प्रिवेल हो सकती है, लेकिन इंडेक्स साइड पे आज भी हमने यही चीज़ देखी कि इन्वेस्टर्स काफ़ी हद तक बिहेव करते हुए ना दिखाई दिए। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 45,274.93 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 45,342.26, लोअर वाज 43,975.04 एंड फाइनली क्लोजर 44,366.74 का, यानी कि 908.19 का डिक्लाइन आज की मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 468.76 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में इजाफा देखा जाता है 104.38 मिलियन शेयर्स का एंड वैल्यू रही 16.39 बिलियन रुपीस। वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी। WTL इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.05 डिक्लाइन के साथ। 17.33 पे क्लोजर, 52.42 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। WTL सेकंड स्कॉट पे 0.20 का डिक्लाइन देखा गया। 2.71 पे क्लोजर रहा, 51.19 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए एंड लास्टली DCR 0.18 का डिक्लाइन, 12.04 पे क्लोजर, 36.02 का कारोबार रहा। तमाम पेनी स्टॉक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम देख सकते हैं आज के दिन भी यही देखा जा रहा है। इस पूरे वीक यही ट्रेंड सेट हुआ है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो अभी भी थर्ड टियर स्क्रिप्ट्स में काम करने की ज़्यादा दिलचस्पी जो है वो दिखाते हुए नजर आए। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट सेक्टर्स पे, मल्टीपल सेक्टर्स पे बात करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा हम बात करेंगे एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, जो कि कोविड के दिनों में ज़्यादा एक सिचुएशन बिल्डअप होते हुए दिखाई दी है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे मेडिकल के ऊपर भी, हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर भी जो है वो आज के दिन हम डिस्कशन करेंगे और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि IT का जो एक सिनेरियो दिखाई दे रहा है पिछले 2 साल से, जितनी कंपनीज या वो सेक्टर जितना ज़्यादा इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक्सपोर्ट के नंबर्स की बात करें तो यहाँ हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। वी हैव गेस्ट इन द स्टूडियो, वेरी स्पेशल गेस्ट, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उनैद लखानी साहब। आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, चेयरमैन भी हैं इकरा यूनिवर्सिटी के, इसके साथ साथ चेयरमैन हैं हुसैन लखानी हॉस्पिटल के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले हुनैद, जो आज हम 3 हिस्सों में बाइफिकेट कर रहे हैं अपने प्रोग्राम को, तो पहले हिस्से की तरफ चलेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि एजुकेशन सिस्टम कितना हेल्दियर दिखाई दे रहा है और अब जब हम कह सकते हैं कि कोविड के आने के बाद थोड़ा सा सिनेरियो भी डिफरेंट हो गया है, थोड़ा सा पढ़ाई का जो एक अंदाज है वो भी चेंज हो गया है। योर टेक ऑन। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र है अल्लाह का कि दोबारा से बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया है और कोविड की वैक्सीन भी 12 साल से ऊपर बच्चों को लगाना शुरू कर दी है जी। सो इंशाल्लाह अब मुझे लगता नहीं है कि स्कूल्स दोबारा बंद होंगे और यूनिवर्सिटीज़ भी ऑन हो गई। इन द मीन टाइम हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया। जो चीज़ इस वक्त ने हमें सिखाई, इस वबा के वक्त ने, वो ये कि ऑनलाइन एजुकेशन का प्लेटफॉर्म जो है वो इतना बड़ा मौजूद है और हमारी इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है उसके ऊपर एज अ नेशन, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन आवर कंट्री, हमारे मुल्क में जो कॉस्ट है एजुकेशन की वो अभी भी दुनिया से बहुत कम है, फ्रैक्शन है। सिंपल सी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ में $50,000 साल का खर्चा है तो यहाँ पे $500 साल का खर्चा है। इतना ज़्यादा फ़र्क है और इसमें हमने सीखा ये कि वहाँ से बहुत सारे बच्चे हम यहाँ से पढ़ा सकते हैं। आपको याद होगा बहुत सारे पाकिस्तानी बच्चों को, मुसलमान बच्चों को हमारे यहाँ से मौलवी साहब कुरान पाक पढ़ाते थे ऑनलाइन, लेकिन अब कुरान पाक के साथ साथ मैथमेटिक्स, साइंस और दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाना शुरू कर दिए और बहुत सारी ऐसी सर्विसेज जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, कोर्सेरा हो गई, एडेक्स हो गया, MITx हो गया, इन तमाम सर्विसेज पे भी पाकिस्तानी टीचर्स ने अपने कोर्सेज अपलोड करना शुरू कर दिए
और हज़ारों की तादाद से। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, सिर्फ मेरी यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज हैं, एक एक कोर्स पे उस 20-20 हज़ार बच्चों ने इनरोल किया और उसमें ज़्यादातर बच्चे जो है वो साउथ अमेरिका के, नंबर 2 पे मिडल ईस्ट के, नंबर 3 पे नॉर्थ अमेरिका के और नंबर 4 पे पाकिस्तान के। तो बहुत सारे बाहर के बच्चे भी उन्होंने शुरू कर दिया, बहुत सारे बाहर के टीचर्स ने भी पढ़ाना शुरू कर दिया। ये एक नया एवेन्यू फॉर इनकम पाकिस्तान के लिए स्टार्ट हुआ है और इसमें जो लोग एक्सेल कर जाएंगे, जो लोग अपने आप को उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर मैच कर लेंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे मैच कर लेंगे, वो लोग बहुत आगे निकल जाएंगे, बिकॉज दुनिया जो है पूरी की पूरी उनके लिए अवेलेबल है। राइट। एजुकेशन सिस्टम पे आपने एक कमेंट किया, मैं चाहूँगी आईटी के ऊपर भी बताया जाए कि आईटी की जो एक एजुकेशन पाकिस्तान के अंदर दी जाती है या एक ट्रेनिंग दी जाती है, वो प्रैक्टिकली काफ़ी डिफरेंट होती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में या आईटी की एक्सपोर्ट के बारे में, तो वो हमें एकेडमिकली नहीं सिखाई जाती। तो आप समझते हैं देयर इज़ अ लैक ऑफ आईटी एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा? मैं आपसे एग्री नहीं करता इस बात पे। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, आईटी में इतनी स्पीडली चेंजेस आ रही हैं। ओके। अगर आपको याद होगा कि जब आज से आप 10 साल पहले चले जाएं, तो उस ज़माने में ईमेल्स होती थी और सोशल मीडिया नहीं था 10-15 साल पहले, और व्हाट्सएप वगैरह नहीं थे। और अब जो है वो वेबसाइट्स की वैल्यू ख़त्म हो गई है, .com की वैल्यू ख़त्म हो गई है। अब ऐप्स के ऊपर चीज़ें आ गई, दुनिया के बहुत सारे बिजनेसेस ऐप्स पे आ गए। बड़ी से बड़ी एयरलाइन जो है वो एक ट्रैवल एजेंसी के सामने छोटी पड़ गई है, expedia.com और booking.com। बड़ी से बड़ी होटल चेन जो है वो एक ऐप बिजनेस के सामने छोटी पड़ गई, क्योंकि booking.com 1 मिलियन रूम्स रोजाना के सेल करते हैं, जबकि कोई होटल जो है 200, 400, 500 रूम्स से ज़्यादा नहीं होता। इसी तरह और बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो ऐप्स के ऊपर आ गए, और आगे भी आईटी जिस तेज़ी से चेंज हो रहा है, ये सारे ऐप्स भी चेंज हो जाएंगे इनटू सम अदर फॉर्म। अब ब्लॉकचेन आ गया, अब आईओटी आ गया, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। अब जिन चीज़ों पे हम जा रहे हैं वो चीज़ें जाहिर सी बात है 4 साल पुराने करिकुलम में नहीं थी, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल भी आ गया, बिकॉज हमारे पास आईटी सेवी यूथ मौजूद है, हमारे पास यंग पॉपुलेशन मौजूद है, हमारे पास इदारे मौजूद हैं तदरीसी जो इन बच्चों को तैयार कर सकते हैं फ़ौरन। और हम इन लाइंस के ऊपर, इस गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है। आप देखें फ्रीलांसिंग में हमारी एक्सपोर्ट जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स में आ गई हैं, और उसमें रॉ मटेरियल कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट फॉर आवर मैन पावर। लैपटॉप चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, और हमें वो कपास नहीं चाहिए, हमें वो शुगर केन नहीं चाहिए, हमें वो इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए बहुत हैवी इंडस्ट्री लगाने के लिए। एक बच्चा खुद घर बैठ के रात को $200-300 कमा सकता है और हज़ारों डॉलर में मंथली इनकम कर सकता है। एग्जैक्टली माई पॉइंट सर, एग्जैक्टली माई पॉइंट। यहाँ पर यही बात है कि फ्रीलांसर्स जो, अगर हम दूसरे कंट्रीज से थोड़ा सा compete करें, हमारे नेबरिंग कंट्रीज से, तो वहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आईटी के अंदर हमारा एक हम पीछे दिखाई देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यस हमने अब स्टार्ट किया है और यहाँ से स्टार्टअप बहुत ज़बरदस्त दिखाई देता है। हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज में भी हैंडफुल कंपनीज हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और उनके बिजनेसेस का टर्नओवर भी बहुत अच्छा है, लेकिन वही रीज़न आ जाता है जो आईटी एक्सपर्ट भी कहते हैं कि यहाँ पर एक्सपर्ट्स की कमी है। इज़ दैट ट्रू? देखिए, एक्सपर्ट्स की कमी हमेशा रहेगी आईटी में। अच्छा। इस वक्त आप जितने एक्सपर्ट्स बना लें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वो सारे के सारे बाहर मुल्कों में खप जाएंगे, हमारे पास फिर भी कम होंगे। इस वक्त आप जितने एक्सपर्ट्स तैयार कर लें ब्लॉकचेन के ऊपर, बिकॉज ये नई टेक्नोलॉजीज हैं और सबको चाहिए लोग, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे स्पेन हो, चाहे यूके हो, इवन फिलीपींस, श्रीलंका, दे नीड पीपल। इंडिया ऑल्सो नीड्स पीपल इन दीज टेक्नोलॉजीज। सो इन टेक्नोलॉजीज पे आज भी पाकिस्तान में लोग शॉर्ट हैं, और जो जरा सा एक्सपीरियंस कर लेता है अच्छा। उसको इमीडिएटली वीजा मिल जाता है और बाहर चला जाता है। इट्स ओके, इट्स गुड। लेकिन ये भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि आज अगर हम इन फील्ड्स के ऊपर तैयार कर दें बच्चों को, एनिमेशन पे तैयार कर दें, वीडियो गेमिंग पे जो मोबाइल ऐप्स के ऊपर अब आ गई हैं उस पे हम तैयार कर दें, ऑनलाइन एजुकेशन पे हम अपने टीचर्स को तैयार कर दें, हम जो है इसके ऊपर ऐप बिजनेसेस में, ई कॉमर्स में अपने कारोबारी हजरात को तैयार कर दें कि वो अपनी प्रोडक्ट ऐप के ऊपर बेच सकें, सोशल मीडिया पे बेच सकें, वो ई कॉमर्स के थ्रू लोगों को रीच कर सकें, व्हाट्सएप को यूज़ कर सकें अपनी सेल्स के लिए,
तो फिर उनकी मार्केट जो है वो शहर से निकल के पूरी दुनिया हो जाती है। और बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे हुनरमंद लोग हैं, उनकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब ऑनलाइन आना शुरू हो गई हैं। ब्लॉगिंग में इतना बड़ा स्कोप है कि हमारी सोच है, बाहर की कंपनीज जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर लोग हायर करती हैं, वो फिलीपीन में बैठ के अमेरिका की कंपनी को जो है उसको उसकी स्टेयर करते हैं कॉन्वर्जेशन, उसकी टेलीफोन कॉल्स अटेंड करते हैं, उसकी सेल्स करते हैं, और ये सारी चीज़ें यहाँ से बैठ के हो सकती हैं। इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है और जितना और करें हम कर सकते हैं। आज अगर हमारी $5 बिलियन की एक्सपोर्ट्स है तो पोटेंशियल $500 बिलियन का है। बस हमें उस पोटेंशियल को वर्कआउट करना है। हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो $200 बिलियन की एक्सपोर्ट्स कर रहा है। सो हम बहुत ऊपर हमारे पास रूम है। आप टेक्सटाइल्स को भूल जाएंगी, आप बाकी सारे जो हम पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो चमड़े का या कपड़ा बनाते हैं या जूते बनाते हैं या हम शुगर केन बनाते हैं, इन सब में मार्जिन्स जो हैं बहुत थोड़े हैं। सॉफ्टवेयर में, आईटी में मुल्क के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। सर, वर्ल्ड इज चेंजिंग नाउ। थोड़ा सा बिजनेस का जो एक स्टाइल है वो भी चेंज हो रहा है। आपने ई कॉमर्स का जिक्र किया, बैंकिंग भी। $29 बिलियन तक पहुंचे। वो लोग हैं कि अपने घर चलाने के लिए पैसे भेजते हैं। अब ये आरडीए जो है ये हमने किसको वहाँ टारगेट किया है? ये प्रोफेशनल पाकिस्तानी जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं और किस्म के जो बैंकर्स वगैरह हैं, वो पैसे उधर ही रखते थे, वो बाहर रखते थे। वो यहाँ पैसे जो है उनको यहाँ भेजने की ज़रूरत नहीं, जब भेजे नहीं तो ज़रूरी नहीं। वो उनको टारगेट करने के लिए आरडीए बनाया गया कि सहूलत दी गई कि आप अपने वहीं से बैठ के जो है, और अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो यहाँ से वहाँ से बैठ के इन्वेस्टमेंट करें। तो ये सेकंड टियर ऑफ जो पाकिस्तानीज़ हैं। अब तीसरी टियर जो है वो जो है जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए भी जो है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट काम कर रहा है, तो वो भी इंशाल्लाह जल्द हो जाएगा। थैंक यू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर नफीसा शाह। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। हुनैत लखानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। सर प्लीज। जी, मैं जैसा आपको बता रहा था कि सैमसंग हो गया, Xiaomi हो गई, ओप्पो हो गई और 10 और कंपनीज हैं। टोटल 10 लाइसेंसेस ले लिए हैं और हर कंपनी जो है 50-50 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करती है। खाली वियतनाम में जो सैमसंग फैक्ट्री है वो $44 बिलियन की उनकी एक्सपोर्ट्स है। सो ये सारी मैन्युफैक्चरिंग अब पाकिस्तान में स्टार्ट हो गई है। आप जब इनकी एक्सपोर्ट्स लेंगी 10 कंपनीज की, तो पाकिस्तान ये सब हिस्ट्री की बातें होंगी कि हम 40-50 बिलियन या $5 बिलियन के लिए रो रहे थे। अब जो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग 10 लाइसेंसेस जो हैं, 17 लोगों ने अप्लाई किया है और 10 लाइसेंसेस जो हैं एडवांस स्टेजेस में। जोल्टा ने तो अपनी मोटरसाइकिल बनाना भी शुरू कर दी, मार्केट में उनकी कितनी जगह पे मैन्युफैक्चरिंग वो भी हो रही है, लाइसेंसेस प्लेट्स भी अब मिल रही हैं। अच्छा। इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स, उनकी बैटरीज, उनकी मोटर्स, ये पूरी दुनिया की रिक्वायरमेंट है और अनदर 2-3 इयर्स में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स होगी खाली इस टेक्नोलॉजी में, और पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी में घुस गया है मैन्युफैक्चरिंग में। Right. मैं आपको बताऊं, ये जो सीपेक है, जो जिसके फ्रूट्स हमें ख्वाब नजर आते थे, अब वो हमें सामने नजर आना शुरू हो जाएंगे बहुत जल्दी। इलेक्ट्रिक व्हीकल में, ये मोबाइल फोन में, आईटी के अंदर, गेम्स में, एप्लीकेशंस में,
ई कॉमर्स में आप देखेंगे सर कि आईटी के पाकिस्तान की ऊपर बात companies- करते हैं तो आईटी के लिए अभी हमारे पास ये एक बहुत छोटा सा एक्सपोजर है। हम समझते हैं कि अभी आने वाले दिनों में इसके बहुत सारे फ्रूट्स, जैसे आपने जिक्र किया कि आएंगे वो आने वाले, तो आफ्टर 2 इयर्स कहाँ देखते हैं पाकिस्तान को आईटी के साथ? देखिए जो हर्डल्स हैं वो मुझे खत्म होते हुए नजर आ रही है। पेमेंट गेटवे की हर्डल थी वो खत्म हो गई, उसके बाद और भी जो आपकी क्रेडिट कार्ड के इश्यूज थे वो भी अब सॉल्व हो गए। तो बहुत सारी चीजों में मैक्रो लेवल पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। अभी एक दो चीजें मिसिंग है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन टेक्नोलॉजी का इस्लामाबाद में तो बन गया है, कराची में भी बहुत जरूरी है, लाहौर में भी बहुत जरूरी है। बड़े वो जितना शहरों में जल्दी जरूरी बन है। जाएगा उतनी जल्दी स्पेस मिल जाएगी। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के थोड़े बहुत इश्यूज हैं, इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये बिजली के इश्यूज नहीं होंगे, हड़तालों के इश्यूज नहीं होंगे, पॉलिटिक्स नहीं होगी इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, सिर्फ काम होगा। और ये जो कारोबारी वाइट कॉलर वर्कर्स हैं, इनको ऐसा माहौल वहाँ मिल जाएगा कि ये एक्सपोर्ट्स बढ़ सकेंगे। इस वक्त आज भी हमारे यहाँ जो लेबर है वो उनके इश्यूज अभी भी बहुत छोटे छोटे हैं, माइनर से बीमारियों के, डेंगू के, ट्रांसपोर्ट के, ये सब खत्म हो जाते हैं अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हमारे पास जल्द से जल्द बन जाएं, जो कि तैयार हैं। नूरियाबाद में तैयार है, धाबीजी में तैयार है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे भी सर मैं आपसे और मजीद सवाल करना चाहूंगी, लेकिन हमारे साथ ओवर कॉल अहमद चनाय साहब मौजूद हैं, डायरेक्टर पीएसएक्स। उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले ये बताइए कि आज की मार्केट में एक ब्लड बात देखा हुआ हम कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक देखा गया। स्टार्टिंग ऑफ द डे एक पॉजिटिव जेस्चर था, लेकिन उसके बाद स्लोली ग्रेजुअली मार्केट में गिरावट देखी गई। इन्वेस्टर्स काफ़ी हद तक पैनिक के अंदर हैं, जो कि आज से एक हफ्ते पहले भी देखा जा रहा था। सर ऐसा क्या सिचुएशन है जो उनको कॉशियस किए हुए है, या ऐसी क्या न्यूज़ है जिसकी वजह से वो काफ़ी डरे हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नतीशा। देखिए बात यह है कि मार्केट के डायनामिक्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। आज जो हम ब्लड बात देख रहे थे, जाहिर है आपको पता है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बड़ी एक सेंसिटिव मार्केट है, सारी दुनिया की मार्केटें बड़ी सेंसिटिव होती हैं। तो कोई भी इस किस्म की नेगेटिव न्यूज़ के जिसमें खुदा ना खास्ता अब ये इंडिकेशन आ जाए कि कल क्या होगा, ये मार्केट की पोजीशंस को जो है वो ख़राब कर देती है। यही न्यूज़ जो है वो मार्केट में अफवाहें गर्दिश करती रहती हैं। कोई एक सेनेट में बिल पेश हुआ है अमेरिका में, जो जिसकी डेट 15 अगस्त की डेट है, वो कल कोई जो है वो उस पर मंजर आम पे लेकर आ गया, और कल रात से जो है वो इस बात पे पैनिक फैल रहा था, और लोग जो है वो शायद कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में कुछ हो जाएगा, उसकी वजह से जो है वो एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट हो गए, और नेगेटिव सेंटिमेंट्स की वजह से मार्केट में आपने ये ब्लड बात देखा है। राइट, मार्केट के अंदर इसी की वजह से नेगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं। तो सर आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ एक्सपेक्टेड है, कुछ पॉजिटिविटी प्रिवेल हो, मार्केट एटलीस्ट जो रिकवरी नोट पे आ गई थी उसी नोट पे दोबारा विटनेस की जाए? देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो मार्केट के डायनामिक्स बिल्कुल ठीक हैं। इस वक्त जो रेट हैं, मेरी ज़ाती राय ये है कि वो बड़े अट्रैक्टिव लेवल्स हैं। दूसरा ये कि मैं समझता हूँ कि हुकूमत की भी ये जिम्मेदारी बनती है, स्पेशली फाइनेंस की तरफ से, कि भाई इस किस्म की जो न्यूज़ हैं उसमें कोई सदाकत नहीं है, और इसको नेगेट करने की बात करें, इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस दिलाएं। ये एक हुकूमती लेवल पे ये बात हो सकती है, और हुकूमती लेवल पे जब ये बात आती है तो मैं समझता हूँ कि लोगों में एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा और मार्केट जो है वो बेहतर परफॉर्म कर सकेगी। राइट, आप समझते हैं सर वो सेक्टर्स जो ज़्यादा लाइमलाइट में देखे जा रहे हैं, जिनके क्वार्टरली रिजल्ट एक्सपेक्टेड हैं, उनके अंदर अभी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है? देखिए जिनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आ गए हैं, जिनके पिछले साल के एनुअल रिजल्ट्स भी आए हैं, बोर्ड मीटिंग्स भी चल रही हैं, कुछ की हो गई हैं, कुछ की होने वाली हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मैसेज दे रही हैं। ये वो मैसेज है कि पाकिस्तान में आज भी पीई रेशो जो है वो 7-8 का है, जो दुनिया भर में 11-12 पे चलता है। तो मार्केट में एक बहुत बड़ी गुंजाइश मौजूद है, बहुत बड़ी लेवरेज मौजूद है, और मैं समझता हूँ कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी और लोकल इन्वेस्टर्स के लिए भी ये एक बहुत बड़ी अट्रैक्टिव मार्केट है। मार्केट में सिर्फ बात कॉन्फिडेंस की है, ट्रस्ट लेवल की है, और जहां मार्केट में कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट लेवल आ जाएगा, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगी। सर अपकमिंग ट्रिगर्स क्या देख रहे हैं? देयर इज अ लैक ऑफ ट्रिगर मार्केट के अंदर, अभी ज़रूरत भी है, तो कौन से अपकमिंग ट्रिगर्स हैं जो आप समझते हैं अभी बहुत ज़बरदस्त तरीके से मार्केट को एक पंच दे सकते हैं? देखिए आप
किसी भी सेक्टर में चले जाएं, सारे सेक्टर्स बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। मैं किसी को सिंगल आउट नहीं करता, मगर मैं तमाम सेक्टर्स की बात करता हूं, चाहे वो टेक्नोलॉजी सेक्टर हो, चाहे वो स्टील सेक्टर हो, चाहे वो सीमेंट सेक्टर हो, चाहे केमिकल सेक्टर हो, चाहे फूड सेक्टर हो। सारे सेक्टर्स जो हैं वो अच्छा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। आप इनकी अर्निंग्स देखें, क्वार्टरली अर्निंग्स देखें, ईयरली अर्निंग्स देखें, तो आपको एक बहुत बेहतर सूरत हाल नज़र आती है। फिर इस साल पे आउट भी लोग जो हैं वो अच्छा दे रहे हैं, बहुत सारी फर्मों ने जो है वो पे आउट डिक्लेयर किया है। तो मैं समझता हूं कि ये सारी विन विन पोजीशन है। ये मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ कुछ लोग फैला देते हैं और उस नेगेटिव न्यूज़ की वजह से मार्केट में सारा टेम्पो जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। लॉन्ग टर्म में मैंने फिर कहा कि बहुत बेहतर है हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात ना करें, मार्केट में लॉन्ग टर्म विजन के साथ आएं और यहाँ अच्छा रेवेन्यू जनरेट करेंगे हमारे इन्वेस्टर्स इंशाल्लाह। राइट सर, इन दिस सिनेरियो इन्वेस्टर्स को क्या आप एडवाइस करेंगे? व्हाट आर योर रिकमेंडेशंस टू द इन्वेस्टर्स इन द मार्केट के किस सेक्टर में वो इन्वेस्टमेंट करें और कौन से सेक्टर को अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें? देखिए, मेरी ज़ाती राय है और मैं ये समझता हूँ कि सारे सेक्टर्स जो हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा, कि बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। लोगों को ज़रूरत इस बात ये है कि लोग जो हैं वो इनके एनुअल अकाउंट्स को रिव्यू करें, थोड़ा सा एक R&D करें, और ये R&D न सिर्फ खुद कर सकते हैं बल्कि इनके जो ट्रैक होल्डर्स हैं वो इनको जो है वो गाइड कर सकते हैं और उसके मुताबिक इन्वेस्टमेंट करें लॉन्ग टर्म विजन के साथ। शॉर्ट टर्म विजन में मैं नहीं समझता कि खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ी कामयाबी मिलती है। लॉन्ग टर्म विजन में जो है वो ना सिर्फ पे आउट अच्छा है, अपना शेयर की जो कैपिटल वैल्यू है वो बढ़ती है। तो ये दोनों मिला के आज भी पाकिस्तान में 25% एवरेज रिटर्न अगर है तो मैं समझता हूँ दुनिया की किसी भी मार्केट से हम बेहतर मार्केट है। थैंक यू सो मच एम एच चेनाई साहब, थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया कि आपने पार्टिसिपेट किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर हैं आप और काफ़ी पॉजिटिव एनालिसिस है। मार्केट के अंदर ट्रिगर्स का लैग दिखाई देता है जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं डेली बेसिस पे। आज की मार्केट में भी यही देखा गया, ब्लड बाथ सिचुएशन देखी जा रही है। इसके साथ साथ इन्वेस्टर्स से यही गुजारिश है कि पैनिक ना करें, मार्केट में कॉशियस स्टैंस रखते हैं लेकिन अब पैनिक सेलिंग करते हैं जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी हद तक एक गिरावट देखी जाती है और उसमें फिर हम कह सकते हैं कि वो जो एक डेली बेसिस के जो एक पॉजिटिव जेस्चर आने थे या पॉजिटिविटी आनी थी वो ट्रेंड जो है वो हर्ट होता हुआ दिखाई देता है। हुनैद नाज़रीन, ऐवान सदर में वफाकी टैक्स मोहतसिब की तकरीब हलफ बर्दारी हो रही है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी डॉक्टर आसिफ महमूद जाह से वफाकी टैक्स मोहतसिब के ओहदे का हलफ ले रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर आसिफ महमूद जाह सिद्क़ के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा कि बहैसियत वफाकी मोहतसिब टैक्स मोहतसिब मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक और बिला खौफ व रियायत और बिला रग़बत व इनाद अंजाम दूंगा कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा और ये कि किसी शख्स को बिला वास्ता या बिलवास्ता किसी ऐसे मामले की इत्तला न दूंगा और ना इस पर जाहिर करूंगा जो बहैसियत मोहतसिब मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा या मेरे इल्म में आएगा बजुज़ जब के बहैसियत मोहतसिब अपने फ़राइज़ की कमा हक़ हूँ अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। मुबारक।
वफाकी टैक्स मोहतसिब डॉक्टर आसिफ महमूद जाह ने ओहदे का हलफ उठा लिया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने उनसे ओहदे का हलफ लिया। इस तकरीब का इनेकाद ऐवान सदर में किया गया है, जहां सदर मुमलिकत ने वफाकी टैक्स मोहतसिब डॉक्टर आसिफ महमूद जाह से ओहदे का हलफ लिया है। वफाकी टैक्स मोहतसिब डॉक्टर आसिफ महमूद जाह ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने उनसे ओहदे का हलफ लिया। इस सिलसिले में तकरीब का इनेकाद ऐवान सदर में किया गया है। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज से फिलहाल इतना ही। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में बात हो रही थी। हुनैद प्लीज़ बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लीनियंसी के तौर पे दी जाएंगी। देखिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है ये चाइना ने प्रूव कर दिया है पूरी दुनिया को कि ये टर्बो बूस्ट है इकोनॉमी के इंजन के लिए। ठीक है। सो अब चाइना को देखते हुए बाकी मुल्कों ने भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए। हमारा तो सीपैक का हिस्सा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कोई बहुत ज़्यादा और इंडस्ट्रीज़ को भी कोई बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ की ज़रूरत नहीं होती। उनको ज़रूरत होती है एक ऐसे इन्वायरमेंट की जो कि इन्वेस्टर फ्रेंडली हो, एक ऐसा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर हो जो उस सिटी के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की मैनेजमेंट करे। नाज़रीन, अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद इस्लामाबाद विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। बहुत मुख्तसर ज़िंदगी है जिसे हमने बहुत बड़ा बना दिया। पहले दिन जब मैं सियासत में आया, मेरी ज़िंदगी का ये मिशन था। मेरी माँ अनपढ़ थी, मेरा बाप भी अनपढ़ था, लेकिन हमारे माओं ने, आपको पता है, 12-12, 13-13 बच्चे पाले हैं और घरों का भी खुद ख्याल रखा है। तो 2 यूनिवर्सिटियाँ अल्लाह ने मुझसे बनवाई हैं, फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी और सेटेलाइट ऑन यूनिवर्सिटी। जब मैंने यूनिवर्सिटी बनाई, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। अब तीसरी यूनिवर्सिटी भी इंशाअल्लाह ताला इसी 2 महीनों में वकारुन्निसा विमेन यूनिवर्सिटी बन जाएगी। और हमने 60 के 60 तालीमी इदारे, लास्टली कहना चाहता हूँ, जब मैं सियासत में था तो मैंने ये पढ़ा कि ढोक का लफ्ज़ क्यों आता है। जब मैं स्टूडेंट वर्कर था या लीडर था, जो भी कहें, तो अंग्रेज़ ने ढोक इसलिए बनाई थी कि ढोक कहता था कि ढोक रत्ता, ढोक नजू, ढोक लाइबख, ढोक खब्बा, ढोक अमराल। ये 10-20 उसने ढोके बनाई। यहाँ से गरीबों के बच्चों को चाइल्ड लेबर के, यानी डेंटर, पेंटर, वेल्डर, मैकेनिक लेता था। कोई रावलपिंडी में ढोक ऐसी नहीं है जहाँ सामने स्कूल और उसके मुकाबले में मैंने वेमेन कॉलेज ना बनाया हो। ताकि, और यही वजह है कि आज रावलपिंडी के रिक्शा ड्राइवर की बेटी ने भी CSS में टॉप किया है। तो जिसको अच्छा माहौल मिलता है वो अपनी दुनिया बहुत जल्दी बना लेता है। जिसको परेशानियां मिलती हैं, असल उसकी ज़िंदगी है कि वो अपने आप का, अपना लोहा जो है वो कैसे मनवाता है। हम इतने गार्डन डेवलप कर रहे हैं, आप इनमें हिस्सा लें। ये मोनूमेंट जो है कायदे आज़म, इसको भी हम पार्क बनाने लगे हैं। इसी महीने हम इंशाअल्लाह ताला ये जो क्या है, क्या कहते हैं जो गार्डन, कौन सा, नहीं ये जहाँ खाने शाने का, उन्हें उसका नाम भी है ना कोई, मेलोडी गार्डन मार्केट बनाने लगे हैं। उसमें भी आप दुकानें लें, काम करें, कोई हिले झुले, वरना मेरी तरह हाल हो जाएगा, 20-30 किलो वज़न बढ़ जाएगा बिला वजह बैठे बैठे। सो हिम्मत करें, ये मुल्क आपके लिए बना है। यहाँ आपके लिए ज़्यादा वसाइल हैं, ज़्यादा आपके लिए तरक्की की गुंजाइश है। मैं स्कर्दू के में गया, मैं इतना मुतासर हुआ स्कर्दू की ख़वातीन को देख कर कि स्कर्दू की ख़वातीन जो हैं वो चाय के होटल चला रही थी। और यहाँ सारी अपॉर्चुनिटी हैं आपके पास। ये पूरी मार्केट जो है, मैं तो चाहूँगा 100-200 की बजाय 1000 दुकानों की बनाए जी।
2 घंटे लगे बंदे के फिरते फिरते। और आप हिम्मत से काम लें। और जब मैं वेमन के फंक्शन में आता हूँ, फिर मर्द अब कहते हैं जी हमारे फंक्शन में भी आए, आप वेमन चैम्बर के जा रहे हैं। सो ये एक जो मसला है मेनली, इंशाअल्लाह ताला कोई आपने ज़्यादा मुतालबे नहीं किए, एक बाज़ार का किया है। सो 30 अक्टूबर से पहले पहले ये बाज़ार शुरू हो जाएगा, 30 दिनों के अंदर इंशाअल्लाह। और 30 दिनों के अंदर अंदर ये बाज़ार शुरू हो जाएगा। और प्लाट भी मैं इंशाअल्लाह ताला, अभी पता नहीं, आप ये ना कहें कि आपको पाकिस्तान में, आपको पता ना, चैम्बर वाले ये ना कहें कि मेन एवेन्यू पे ही हमें प्लाट दो, किसी साइड पे आपको दे देंगे। दे देंगे छोटा प्लाट इंशाअल्लाह ताला, आपको प्लाट भी दे देंगे। और आपका मुतालबा है कोई नहीं तो आसानी से फंक्शन जो है वो इख्तिताम पजीर है। और जी जी मेरा तजर्बा नहीं है इस सिलसिले में। आई एम सॉरी, आई हैव नो एक्सपीरियंस। लेकिन ये है कि हमें इंशाअल्लाह ताला बाहर कर लेंगे बातचीत यहाँ पॉलिटिकल। ओके, अब मैं ज़रा ये सियासी बातें चाहते हैं कर। देखें, सलमान हमजा को अगर क्लीन चिट मिल गई है तो आए ना पाकिस्तान, ताया को भी साथ लेके आए, चचा को भी साथ लेके आए। बाकी इमरान खान इस मुल्क में AVM मशीन इसलिए चाहता है कि रोज़ रोज़ ये ख़त्म हो जाए, बात के धांधली हुई है। 20, 21 या 22 महीने रह गए हैं इलेक्शन के लिए, कौम इलेक्शन में जा रही है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है। महंगाई है, मैं ऐसे ही आपके सामने झूठ बोलूं, 4 बुनियादी चीज़ें जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला इस साल, दाल, चीनी, घी और दालें, और इसी तरह 4 दवाइयाँ। आज मैं ख़ुद हेल्थ मिनिस्टर के पास गया हूँ कि इंसुलिन और डिप्रेशन की दवाई और इंसुलिन शुगर ही होती है, मैं उर्दू मीडियम वालों से इसीलिए वही लगती है ना शुगर वाले को, और ब्लड प्रेशर, ये 3-4 दवाइयाँ जो हैं TB की, इसको सब्सिडी दी जाए और इंशाल्लाह ये करवाएंगे। आज पार्लिमानी पार्टी का मीटिंग ही थी और प्राइम मिनिस्टर ने MNS को हदायत की है कि वो हलकों में जाएं। और प्राइम मिनिस्टर डिटरमिन है कि उसने ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जो सबसे बड़ी पाकिस्तान की इस वक्त रेवेन्यू जनरेट जो हो रहा है, और जिस तरह अमेरिकन सेनेट में बिल गया, पाकिस्तान के और बड़े इम्तहान हो सकते हैं, लेकिन हम सरेंडर नहीं करेंगे। हम अपने अफ़गानी भाइयों के लिए अगर कोई इंसानी बहरान पैदा होने का वक्त आया तो अफ़गानिस्तान की भरपूर मदद करेंगे। हम उनकी कोई अस्करी मदद नहीं कर रहे, कोई कुछ मदद नहीं कर रहे, ये सब बकवास है। दुनिया को क्योंकि शिकस्त हुई है, ख़ास तौर पर हिंदुस्तान की एजेंसीज़ को शिकस्त हुई है। हिंदुस्तान की जिस तरह चेहरे उनके लटके हुए हैं और जिस तरह वो नाकाम, नाशाद और नामराद होकर काबुल से निकले हैं, वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हम दुनिया के साथ भी हैं, हम दुनिया के साथ खड़े हैं और हम चाहते हैं कि दुनिया भी बदले हुए अफ़गानिस्तान के साथ खड़े हो, उनके फ़ंड जो मुंजमद हैं उनको रिलीज़ करें। और हमने 16 से 20 हज़ार लोगों की इवैक्यूएशन की है। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि तोरखम पे और चमन पे सारी दुनिया तारीफ़ कर रही है कि ज़बरदस्त हमने इंतज़ामात किए हैं, और ये इंतज़ामात 30 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। 30 अक्टूबर तक जो मैनेजमेंट है, जो फैसिलिटेशन सेंटर है, नैब है, क्राइसिस मैनेजमेंट है, वो तो हैं ही हैं, जो नए 5 अदारे हैं। लेकिन जो ये फैसिलिटेशन सेंटर है, ये वीज़ा के लिए 30 अक्टूबर तक खुला रहेगा। लास्ट 3 क्वेश्चन, वो हम उसके नतीजे पे पहुंच गए हैं। इसका क्रेडिट जो है इंटरपोल से भी ने भी काम किया है। न्यूजीलैंड को जाने में जल्दी थी और इंडिया ने उसमें बड़ा एक कलीदी किरदार अदा किया है। हमारे लोग क्रिकेट के शौकीन ज़रूर हैं, लेकिन हम मरे नहीं जा रहे। इतने साल हमारे क्रिकेट नहीं हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों ने दोपहर की रोटी नहीं खाई। इतनी बड़ी न्यूजीलैंड की फ़ौज नहीं है जितनी बड़ी न्यूजीलैंड को हमने सिक्योरिटी दी है। सारी न्यूजीलैंड की फोर्सेस मिल जाएं, हमारी मिनिस्ट्री ने न्यूजीलैंड की फ़ौज से ज़्यादा न्यूजीलैंड को सिक्योरिटी दी है, और जाती दफ़ा भी उनको पूरा प्रोटोकॉल दिया है ताकि वो ये ना समझें कि उनका ख्याल नहीं किया गया। बॉर्डर मैनेजमेंट, सारे बॉर्डर्स पे अल्लाह के फजलो करम से
जी सर, हमने पहले तस्करा जो है, अब जाऊंगा चमन भी अनकरीब, मैं बॉर्डर्स पे जा रहा हूँ, तोरखम पे भी मशीन्स हैं और बायोमेट्रिक हो गया है और तस्करा को भी कर दिया गया है। इससे पहले 2.5-3 लाख लोग आ गए 2-3 सालों में, उनका कोई पता नहीं चला। सो अब जो भी अफ़गानिस्तान आएगा और जाएगा, अच्छी बात यह है कि अफ़गानिस्तान जाने वालों की तादाद ज़्यादा है आने वालों से। लास्ट क्वेश्चन है सर, सवा घंटा पूरा शहबाज शरीफ तकरीर और छोड़े पर शहबाज शरीफ कुछ नहीं कैसे निकाल सके। देखें, गुजारिश ये है कि इनके नसीब में धक्के हैं। ये मैं कहता था नून से शीन निकलेगी, अब मैं कहता हूँ मीम भी निकलेगी। और इलेक्शन में 2 साल बड़े हैं और ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बजाय पाकिस्तान इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दाखिल होने जा रहा है। पाकिस्तान एक चर्चिल पोस्ट है, इस रीजन में उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। दुनिया की कोई सुपर पावर हमारे इस रोल को हमसे नहीं छीन सकती। हम पे बड़े बड़े इम्तहान आए, हम पे बड़े बड़े दुश्वारियां आई हैं, लेकिन हमने सीसा पिलाई दीवार की तरह एक कौम होके इसका लास्ट क्वेश्चन वहाँ पे असल जरूरत क्या है इस वक्त अफगानिस्तान की? देखें, ऑफ कोर्स अफगानिस्तान से ब्रेन ड्रेन हो रही है। लोगों को 1,20,22,000 लोग अमेरिकन ले गए हैं, दुनिया ले गई है। लेकिन वो हम पे जो अमेरिकन इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हमने सहूलत दी है जनाब तालिबान को अमेरिका के साथ टेबल पे दोहा में बैठाने की, और हम दुनिया के साथ खड़े हैं और हम अफ़गानिस्तान पे अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के हामी हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया भी उनका ख्याल रखे और ताकि सारी दुनिया में अमन हो। थैंक यू वेरी मच। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हम अपने अफगानी भाइयों की मदद ज़रूर करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। दुनिया को शिकस्त हुई और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान की एजेंसीज़ को शिकस्त हुई है और दुनिया की कोई सुपर पावर खित्ते में हमारे रोल को हमसे नहीं छीन सकती। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। वेलकम बैक नाजरीन। हुनैद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन चल रही है जिसमें एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और ख़ासकर स्टॉक्स के बारे में सर आप बात कर रहे थे। प्लीज़ देखिए, पहली चीज़ तो मैं बता रहा था, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन ना समझे। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है वो ऑलमोस्ट एक फेल्ड आइडिया है। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन चाइना ने बनाया है वैसे ही हमारे पास बनने चाहिए। जो उसका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, उसके नीचे मैनेजमेंट पूरी सिटी की आती है, उसकी पुलिसिंग होती है, उसकी टैक्स कलेक्ट, एवरीथिंग इज मैनेज बाय दैट कॉर्पोरेट बॉडी, और कोई पॉलिटिकल पार्टी उधर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। अगर हम वैसे का वैसा बनाएंगे तो फिर तो ये शहर जो आज पूरे मुल्क की 70% इकानमी को सपोर्ट करता है, पूरे सूबे की 97% इकानमी को सपोर्ट करता है, ये शहर 10 गुना आगे बढ़ जाएगा। इधर यूथ मौजूद है, इधर ट्रेंड यूथ मौजूद है, यहाँ पे एंटरप्रेन्योर मौजूद है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, आबादी है। इस शहर को आगे निकलने के लिए सिर्फ स्पेशल इकोनॉमिक जोन की ज़रूरत है और वो एज सुन एज पॉसिबल यहाँ पे होना चाहिए। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन से काम नहीं चलेगा, उसके लूप होल से लोगों ने फ़ायदा उठाया है, मुल्क की मईशत को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तभी हम पर्क्स ले सकते हैं जो पर्क्स का हम काफ़ी अरसे से वेट कर रहा है ये कराची सिटी। सेकेंडली मैं अहमद चुराई साहब की बात को आगे लेके जाऊंगा। देखें, ये प्रॉफिट टेकिंग स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी नॉर्मल सी बात है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है। इन्वेस्टर्स जो हैं अपने बेशक कर रहे होंगे, लेकिन जो फंडामेंटल्स हैं आप उसको देखें कि रिकॉर्ड प्रॉफिट जो हैं मेजॉरिटी फर्म्स ने पोस्ट किए हैं। एग्जैक्टली। सो ऐसे फंडामेंटल्स हैं कि जो मल्टीपल है वो आज भी जो है वो बार्गेन है कराची स्टॉक एक्सचेंज, दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज। और इस वक्त 44,000 की उस पर है। इसमें बहुत सारी और इंडस्ट्रीज आके पैसे रेज कर सकती हैं और हमें नंबर ऑफ कंपनीज की ज़रूरत है जो स्टॉक एक्सचेंज पर आएँ, जिनकी फंडामेंटल स्ट्रांग हो, कॉर्पोरेटाइज हो हमारी।
stock exchange is the barometer of the economy. It is fundamentally right और इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। अभी हम बात कर रहे थे कि जो प्रॉपर्टी के लॉज हैं वो अगर थोड़े से और ठीक हो जाएं तो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आएगी। बहुत अच्छी बात की है यहाँ पर, एग्जैक्टली बहुत अच्छी बात की है हुनैद साहब ने। हम कह सकते हैं कि न्यू कंपनीज अगर लिस्टेड हो जाती हैं जिनके बहुत ज़बरदस्त बिजनेस हैं तो यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज को भी बूम दिखाई दे सकता है, क्योंकि डेली बेसिस पे प्रॉफिट टेकिंग, डेली बेसिस पे हमारे सामने स्क्रीन है, नंबर्स चेंज हो रहे हैं, आइडिया है कि जो ज़्यादा अच्छी सी ट्रेडिंग करे वो कमा सकता है ज़्यादा। यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है हमें और इस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है। जी हुनैद साहब। बिल्कुल, हर सेक्टर प्रॉफिट शो कर रहा है और इस वक्त तो पाकिस्तान जिस ग्रोथ पर आ गया है, मेरे ख्याल में तो हम विद द सीपैक इंशाल्लाह 6% को बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। अनदर 2-3 इयर्स एक बार 5% प्लस चले गए तो जितने इल्स होते हैं सोसाइटी के, जो पॉवर्टी रिलेटेड होते हैं, सब आपको खत्म होते हुए नजर आएंगे। फिर करप्शन भी इतना बॉदर नहीं करेगी, फिर आपको जो है ये स्लो मूवमेंट जो फाइल्स है, ब्यूरोक्रेसी, रेड टेपिज्म, ये भी इतना ट्रबल नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें हल, पूरी नेशन जो है वो ग्रोथ की तरफ और नए प्रोजेक्ट्स की तरफ चली जाएगी इंशाल्लाह। राइट हुनैद साहब, एक चीज़ जो मैं ब्रेक से पहले मिस कर गई थी, मैं पूछना चाह रही थी, हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में बात हो रही थी लेकिन वो रह गई थी, तो मैं चाहूँगी आप वहाँ पे कमेंट करें। हेल्थ केयर सिस्टम या हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स कैसी दिखाई दे रही हैं पाकिस्तान के अंदर, और अब जो कि काम हो रहा है वो अप टू द मार्क हो रहा है, लोगों को इलाज मिल रहा है? देखिए, मैं तो अभी आया हूँ इस सेक्टर के अंदर, हुसैन लखानी हॉस्पिटल जो बना है उस पर मैं आपको बताऊँ, इसमें इतना रूम है कि अगर इस वक्त कराची के अंदर 100 और हॉस्पिटल्स बन जाएं तो वो भी पड़ेंगे। देखिए, पब्लिक सेक्टर तो फेल हो चुका है, पब्लिक सेक्टर में कोई इलाज नहीं मिलता, सो प्राइवेट सेक्टर ने ही आगे भी चलना है और प्राइवेट सेक्टर के पास पोटेंशियल है टू ब्रिंग मनी फ्रॉम अब्रॉड आल्सो। लेकिन सर प्राइवेट सेक्टर तो बिजनेस करते हैं ना, वो इलाज तो ज्यादा नहीं करते। कोई बात नहीं, देखें जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो भी प्राइवेट सेक्टर पे चल ही रही है। ये काम तो इंश्योरेंस कंपनीज का होता है कि वो एक गरीब आदमी को जो गुर्बत की सतह से नीचे है उसकी मेडिकल इंश्योर करे, वो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में खान हॉस्पिटल से इलाज कराए, चाहे ज़ियाउद्दीन से कराए, चाहे लियाकत से कराए, उसके ऊपर हम क्यों फोर्स करते हैं कि नहीं तुम सिविल हॉस्पिटल से कराओ? ये तो ज्यादती है उस गरीब आदमी के साथ। सो उनके पास मेडिकल इंश्योरेंस होनी चाहिए। बाकी सब जो वाइट कॉलर लोग हैं उनको भी मेडिकल इंश्योरेंस रखनी चाहिए और मेडिकल इंश्योरेंस के बाद आप बेस्ट हॉस्पिटल पे जाएं, अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल के पास जाएं और हॉस्पिटल जो है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज लेकर आएं। टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है, टेक्नोलॉजी आएगी तो मैं आपको बताऊं हमारा जो मेडिकल टूरिज्म में स्कोप है वो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है। हम इतना पैसा कमा रहे होंगे। देखिए, आज दुबई ने हेल्थ केयर सिटी बना दी है। अब दुबई, वहां पे टोटल आबादी 2-2.5-3 लाख अरब है, बाकी तो फॉरेनर्स ही है ना, पूरी दुनिया से लोग वहां जाते हैं इलाज कराने के लिए। तो वो लोग जब यहाँ आएंगे तो आधी कीमत में उनका इलाज हो जाएगा और यहाँ पे जो टेक्नीशियंस हैं उनकी भरमार है, यहाँ पे डॉक्टर्स की भरमार है, यहाँ पे नर्सेस की कमी नहीं है। आई मीन वी आर ट्रेनिंग अ लॉट ऑफ पीपल। सो इंशाल्लाह पाकिस्तान के पास पोटेंशियल हर फील्ड के अंदर है और हमें हर फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहिए। राइट, हर फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहिए। हुनैद साहब बिल्कुल सही कहा है, इसमें और काफ़ी एक्सपोजर है, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल तो है, लेकिन उसको एनर्जी में उसकी तब्दील करना या उसके काइनेटिक वर्जन में लाने की कमी होती है हमेशा से। सर ये भी बताइए कि आपने हेल्थ केयर सिस्टम का जिक्र किया, कोविड के अंदर क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है? अब जो कि मरीज़ आ रहे हैं वो काफ़ी हद तक नंबर्स कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, डेली बेसिस पे बहुत अच्छे रिजल्ट हम देख रहे हैं, तो वैक्सीनेशन कैसे देख रहे हैं और नंबर्स कहाँ देख रहे हैं? आपने अच्छा किया कि इस प्रोग्राम में कोविड का जिक्र भी किया, बिकॉज जो मुल्क आज दुनिया में कोविड से निकल गए हैं वो सिर्फ वैक्सीनेशन करा के ही निकले। बिल्कुल, सब ने अपना कारोबार स्टार्ट कर दिया है। हम जितना जल्दी वैक्सीन लगा लेंगे, बच्चों को भी लगा लेंगे, उतना जल्दी हम जो है अपनी इकानमी को अपने पैरों पे खड़ा कर देंगे। सो वैक्सीनेशन कराना ही सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन है। जल्द से जल्द कराएं और जब तक वो हो नहीं जाती, हर्ड इम्यूनिटी हो नहीं जाती, उस वक्त तक SOPs का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। सो कोविड की वजह से 1-2 साल हमने बाकी बीमारियों की तरफ तवज्जो नहीं दी क्योंकि हमें आता नहीं था, लेकिन अब माशाल्लाह से हॉस्पिटल्स भी ऑन हैं,
बाकी जो इलाज हैं ऑर्थोपेडिक के भी हो रहे हैं, हार्ट के भी हो रहे हैं, किडनी के भी हो रहे हैं और हर किस्म के कैंसर के भी इलाज हो रहे हैं। सो अब कोविड जो है मुझे लगता है इंशाल्लाह इस 4th वेव से भी हम निकल जाएंगे। बस मेरी एक रिक्वेस्ट सब लोगों से चैनल के थ्रू होगी कि जल्द से जल्द अपने बच्चों को, अपने बुज़ुर्गों को वैक्सीन करा लें, ख़ुद भी कर लें, ताकि इस वबा से, इस मसले से इस मुल्क को हम निकाल सकें। एग्जैक्टली वैक्सीनेशन के बगैर कोई गुजारा नहीं है। चलें, वैक्सीनेशन के ऊपर बात हो रही है, मैं डॉलर वैल्यूएशन के ऊपर और करेंसी के ऊपर ही बात करूंगी, लेकिन हम नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर सोलर प्राइस 1,10,278 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 94,646 रुपीज़। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर 1,745.11 डॉलर। ऑयल WTI पर बैरल 75.29 डॉलर। ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 79.09 डॉलर। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 199.10, सेलिंग वाज 201.10। यूके पाउंड बाइंग रही 234.10, सेलिंग वाज 236.60। यूएस डॉलर बाइंग रही 171.40, सेलिंग वाज 172.40। चाइनीज यान बाइंग रही 23.70, सेलिंग वाज 23.85। सऊदी रियाल बाइंग रही 45.90, सेलिंग वाज 46.40। यूएई दिरहम बाइंग एट 47.40, सेलिंग वाज 47.90। कुवैती दिनार बाइंग रही 481.50, सेलिंग वाज 484 रुपीज़। एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 392.60, सेलिंग वाज 394.60। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। डॉलर की एप्रिसिएशन डेली बेसिस पे देखी जा रही है, यहाँ से रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है, एक पॉज नज़र आ रहा था, लेकिन अब अगेन एक जो है वो गिरावट देखी जा रही है। होप फॉर द बेस्ट कि आने वाले दिनों में कुछ पॉजिटिविटी यहाँ प्रिवेल हो सके। हुनैद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हुनैद, फ्लक्चुएशन देख रहे हैं करेंसी में हम डेली बेसिस पे, जहाँ इकोनॉमिक नंबर्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, जहाँ कोविड जैसे चैलेंज को टैकल किया है पाकिस्तान ने, अब डॉलर की जो एक हम कहेंगे डेली बेसिस पे एप्रिसिएशन है, वो कितना ज़्यादा हर्ट करती हुई पाकिस्तान को दिखाई दे सकती है, आप समझते हैं? देखिए, फ्लोटिंग रेट में ये होता है कि कोई रीपेमेंट आ रही है, कोई डॉलर्स के ज़रा से रिजर्व्स कम हो रहे हैं, तो इमीडिएटली उसकी रिक्वायरमेंट डिमांड बढ़ गई है, तो जाहिर सी बात है ये होता है। और फिर हमारे यहाँ एक भीड़ चाल भी होती है, ज़्यादातर लोग जो हैं वो रोक लेते हैं, इंडस्ट्रीज वाले जो हैं वो रोक लेते हैं कि नहीं अभी डॉलर ऊपर जा रहा है कल बेच देंगे, या डॉलर नीचे जा रहा है ख़रीद लो। सो ये अब लोग यूज टू हो जाएंगे थोड़े दिनों में, और ये फ्लक्चुएशन जो है ये टेम्परेरी है। मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त हमें ग्रोथ रेट पे फोकस करना चाहिए, और इंपोर्ट्स कम करनी चाहिए, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी चाहिए, वही हमारे मुल्क को निकाल सकती हैं। और ये फ्लक्चुएशन आप देखेंगे थोड़े दिनों में जो है ये सेटल डाउन हो जाएगा। थैंक यू सो मच हुनैद, आप हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी डिटेल एनालिसिस मार्केट और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे भी आज हमने कमेंट किया, हॉस्पिटल सेक्टर पे, हेल्थ केयर सेक्टर पे, और इसके साथ साथ आईटी के ऊपर भी, एजुकेशन के ऊपर भी डिटेल में डिस्कशन करने की कोशिश की। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, बात कारोबार की टीम के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।